नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर में भक्ति काल में खंड ख में तो रैदास का साहित्यिक परिचय का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। जैसे कबीर का कर लिया था, दूसरा नानक का कर लिया था, परंतु एक रैदास रह गए थे। तो संत कवियों में कबीर के बाद रैदास का नाम लिया जाता है और इनको संत रविदास भी कहते हैं। इन्होंने सहज, सरल और स्पष्ट भावों की व्यंजना की है। इनके जन्म के बारे में काफी मतभेद है, परंतु ये इनका जन्म कबीर से पहले हुआ था। कुछ विद्वान इनको मीराबाई का गुरु भी मानते हैं। ये जाति के चमार थे और बनारस, जो काशी बोलते हैं, काशी के पास रहते थे। तो इन्होंने रैदासी पंथ को भी चलाया और अभी तक रैदास की कोई रचना प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इनके कुछ पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं और यहाँ वहाँ इनके कुछ पद मिल जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ पद संकलित हैं। इधर रैदास वाणी नाम से एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। यद्यपि वे कबीर के समान निर्गुण उपासक थे और उन्होंने न तो सगुण का विरोध किया और न ही कबीर की तरह खंडन मंडन किया। बस दास्य भाव की भक्ति पर आधारित इनके पदों में बड़ी ही भाव विभोरता है। तो ये रैदास का परिचय था। एक प्रश्न है, भारत में सूफी मत के कर्मिक विकास में जिन 4 संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान है उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सूफी मत के कर्मिक विकास में 4 संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे चिश्तिया संप्रदाय, इसके संस्थापक थे ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती थे और इस संप्रदाय की 7वीं सदी के प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आकर बसे थे 1142 से 1236 में, जिन्होंने इस संप्रदाय द्वारा सूफी मत का प्रचार प्रसार भी किया है। और 1165 ईस्वी में ये अजमेर आकर के रहने लगे थे और मोहम्मद गौरी ने अपनी अंतिम सफलता की याद में अजमेर के एक मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई थी, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से प्रसिद्ध। तो चिश्ती संप्रदाय की जिसने स्थापना करी थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो अजमेर में आ गए थे। और चिराग दिल्ली में भी है इसका। और जो अमीर खुसरो के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, तो वे भी इसी संप्रदाय से थे, चिश्ती संप्रदाय। अगला है सुरावर्दी संप्रदाय। यह 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ था। इस संप्रदाय की स्थापना भारत में बगदाद से आए थे शहाबुद्दीन सुरखी के शिष्यों ने की थी। और अगला है कादिरिया संप्रदाय। इस संप्रदाय अपने मूल प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी की मृत्यु के लगभग 300 वर्ष पीछे स्थापित हुआ था। भारत में इसके सर्वप्रथम प्रचार सैयद मोहम्मद गोश वाला पीर थे, जो जिलानी से 10वीं शताब्दी में थे। जिलानी से 10वीं पीढ़ी में थे। इनका जन्म अलिस्पो में हुआ था। इनकी ख्याति इतनी बड़ी कि तत्कालिक दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दिया था। और नक्शबंदिया संप्रदाय, ये 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसके संस्थापक थे ख्वाजा वहाबुद्दीन नक्शबंद थे। भारत में इस संप्रदाय का सर्वप्रथम प्रचार नक्शबंद की 7वीं पीढ़ी के ख्वाजा बाकी मिल्ला बेरम ने किया था। तो इस प्रकार ये 4 संप्रदाय थे, चिश्ती संप्रदाय, सुरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी संप्रदाय। अब अगला प्रश्न है, सूफी कवियों द्वारा रचित काव्य का रूप कैसा था या सूफी काव्य की विशेषताएं बताइए। तो सूफी काव्य में प्राय प्रबंध काव्य की रचना की थी, जिसमें
कई खंडों में बटा हुआ था और जिसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है। और इसमें हिंदू परिवारों में प्रचलित प्रेम कहानियों को ही अपनी काव्य रचना का आधार बनाया। प्रेमी प्रेमिका के कथानक में ये असंख्य दृश्यों, पात्रों, प्रसंगों और घटनाओं की योजना करते हुए चलते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम मार्ग में बाधा उपस्थित करने से ही उनके प्रेम की परीक्षा ली जाती है। प्राय सभी सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का कथानक और वस्तु वर्णन लगभग एक जैसा है, जिसमें नायक नायिका का सौंदर्य चित्रण होता है, वह रूढ़ बन जाता है, यानी कि बार बार उसी का वर्णन करते हैं। प्रकृति वर्णन के साथ साथ तूफान, अजगर, हाथी, राक्षस, डायनो की करतूतें, जादू टोने आदि का चित्रण किया जाता है। और इन प्रेम आख्यानों का अंत प्राय दुखद ही होता है। संघर्ष करते हुए नायक नायिका दोनों मिलते हैं तो लेकिन अंतस दोनों ग्रास बन जाते हैं, यानी दोनों मृत्यु में समा जाते हैं। और सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय दी। भक्ति कालीन निर्गुण काव्य धारा में निर्गुण ज्ञान श्री शाखा के अतिरिक्त निर्गुण प्रेम श्री शाखा का भी विशेष महत्व है और इसे प्रेम गाथा काव्य अथवा प्रेमाख्यान काव्य परंपरा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यदि इसे प्रेम कथानक काव्य कहा है तो रामकुमार वर्मा ने इसे प्रेम काव्य कहा है। सूफी कवियों ने लोक प्रचलित प्रेम कथाओं को अपनी काव्य रचना का आधार बनाया है। इनमें से कुछ कथानक ऐतिहासिक हैं तो कुछ कल्पित भी हैं। और इन कवियों ने ईश्वर को नारी और साधक को पुरुष के रूप में चित्रित किया है। सूफी कवियों ने सर्वाधिक प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अन्य सूफी कवियों में कुतुबन, मंजन, शेख नवी, उस्मान, कासिम शाह आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। लगभग सभी सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों के अजनबीपन को दूर करने का प्रयास किया है। मानव प्रेम, सहिष्णुता, उदार आदि इनके काव्य का प्रमुख तत्व है। अगला है सूफी काव्य में लोक जीवन पर टिप्पणी लिखिए, यानी लोक जीवन की कैसा वर्णन किया गया है उसके बारे में बताइए। तो भले ही सूफी काव्य विदेशों से आया हो, लेकिन धीरे धीरे यह भारतीय लोक जीवन में रच पच गया था। और आज से कुछ समय पूर्व सूफी काव्य पर यह आरोप लगाया गया था कि यह काव्य सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए रचा गया था और इसके सभी कवि मुसलमान हैं। परंतु अब यह धारणा गलत सिद्ध हो चुकी है कि हाल ही में जो 55 सूफी कवियों की रचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से लगभग 35 तो हिंदू कवि हैं, सभी मुसलमान नहीं है। और यही कारण है कि जायसी, कुतुबन, मंजन आदि सूफी कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में भारतीय लोक जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इन काव्य रचनाओं में हिंदू धर्म के शास्त्र ग्रंथ और भारतीय साधना के विभिन्न मत, गुरु शिष्य परंपरा, तीर्थ व्रत, विवाहोत्सव आदि का व्यापक चित्रण देखा जा सकता है। यही नहीं, सूफी कवियों ने भारतीय संस्कृति का भी सजीव चित्रण किया है। उदाहरण के रूप में कविवर जायसी ने वेद, पुराण आदि को लोक कल्याण का मार्ग बताने वाले ग्रंथ माना है। यही नहीं, इन कवियों ने यह भी स्वीकार किया कि भारतवासियों में तीर्थ स्थलों का विशेष महत्व है। हिंदू नर नारी चाहे राजा हो या रंक, सभी तीर्थ यात्रा करते हैं। पुण्य इन कवियों ने भारतीय जनसाधारण में प्रचलित लोक व्यवहार, रीति रिवाज, जनसाधारण के क्रियाकलाप का सजीव वर्णन किया है। उदाहरण के रूप में
भारतीय लोक जीवन में पनघट का विशेष महत्व रहा है। सूफी कवियों ने पनघट पर होने वाली नारियों के क्रियाकलाप का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। ये कवि विभिन्न भारतीय संस्कारों का वर्णन करते हुए भारतीय समाज का भी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। हिंदू समाज में पुरुष के साथ साथ नारी को भी उचित सम्मान दिया गया है। सूफी कवियों ने भारतीय आदर्शों का पालन करते हुए पतिपरायण नारियों की प्रशंसा की है और इसके अतिरिक्त इन कवियों ने धार्मिक अनुष्ठान, खान पान, भोज का जो वर्णन किया है वह अपने आप में बेमिसाल है। और ये कवि विभिन्न भारतीय पर्वों, त्योहारों, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली आदि का वर्णन करने में विशेष रुचि रखते हैं। यही नहीं, इन कवियों ने भारतीय शकुन शास्त्र और अंधविश्वास, लोक नृत्यों, लोक प्रथाओं, लोकोत्सव का भी सफलतापूर्वक वर्णन किया है। अतः इससे स्पष्ट है कि सूफी कवि निजी जीवन में बड़े आस्तिक, सरल, उदार, मानवतावादी थे। इन्होंने भारतीय लोक जीवन का वर्णन करके हिंदुओं के घायल हृदय पर मरहम लगा है, हिंदू मुसलमानों के अजनबीपन को दूर करने का प्रयास किया है। अब अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत पर टिप्पणी लिखिए। तो पद्मावत हिंदी साहित्य के बहुमूल्य रत्न है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। इसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य भी कहा गया है और इस रचना में रतन सेन पद्मावती, रतन सेन राजा था चित्तौड़गढ़ का और पद्मावती सिंघल देश की राजकुमारी थी। लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम व्यंजना की गई है, जिसमें कवि ने लोक प्रचलित कथा में ऐतिहासिकता का सुंदर मिश्रण किया गया है। पद्मावत के कथानक का पूर्वार्ध लोक प्रचलित है और काल्पनिक है, लेकिन उत्तरार्ध यानी कि बाद का भाग ऐतिहासिक है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ रतन सेन की लड़ाई होती है, उसका ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक घटना से जोड़ा गया है। कवि ने कथानक वर्णन में भारतीय महाकाव्य की परंपरा का पालन किया, साथ ही भारतीय लोक संस्कृति का भी समुचित प्रकाश डाला है। और कवि ने ईरानी मनस्वी शैली पर ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, शाहे वक्त की प्रशंसा, गुरु परंपरा आदि के पश्चात कथा का आरंभ किया है और इसकी प्रबंध कुशलता दर्शनीय है और इसमें केवल एकांतिक प्रेम ही नहीं बल्कि लोक पक्ष को भी समाहित किया है। वियोग वर्णन में जायसी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। एक और प्रश्न है, सूफी कवियों ने भावों का सुंदर अभिव्यंजना की है, तो सूफी प्रेमाख्यानों की भाव व्यंजना पर प्रकाश डालिए। तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य रचना में वीर, करुण, शांत, विभत्स और रसों की योजना देखी जा सकती है और इनमें सर्वत्र श्रृंगार रस की प्रधानता है और इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों को महत्व प्रदान किया। लगभग सभी प्रेमाख्यान काव्य में नायक नायिका की ओर आकृष्ट होता है और वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे असंख्य कष्टों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसके बाद उसे प्राप्त करता है। यद्यपि इन कवियों ने नायिका के नक्शिक वर्णन में भारतीय परंपरा का पालन किया है, लेकिन इनके वियोग श्रृंगार पर मनस्वी शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। विप्रलभ श्रृंगार के वर्णन में जायसी ने अपने ही उपनाम है, तो उन्होंने प्रेम को उत्ताज स्वरूप की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है अपने काव्य में। तो जायसी ने वियोग श्रृंगार का ज्यादा वर्णन किया अपने काव्य में, जो उत्ताद काव्य बन चुका है।